24 अगस्त प्रथम शिफ्ट का पेपर आपके सामने है। तो आइए मैथ के जो भी क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न काफी आसान पूछे गए थे। चलिए देखते हैं, 2-3 प्रश्न बाहर से थे और थोड़ा टफ भी था। तो आइए उन सभी प्रश्नों को हम देखते हैं। पहला प्रश्न आपका 2 प्रश्न इधर पूछ दिया था। जो आपका प्रश्न नंबर 9 है वो क्या करा, देखिए करा कि अपनी समान चाल की 3/4 भाग चलकर अथीरा अपने कार्यालय पहुंचने में 15 मिनट देरी से पहुंचती है। उससे अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में लगने वाला समान समय क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, एक अथीरा का समान समय है और एक वर्तमान समय है, लेकिन यहाँ पे चाल दिया है। चाल कितना है? 3/4। इस सामान्य चाल का यहाँ देखिए इंग्लिश में, हिंदी में थोड़ा सा मिस्टेक है, टाइपिंग यहाँ से है लेकिन यहाँ इंग्लिश में दिखेगा ऑफ है। तो समान चाल का 3/4, यदि समान चाल 4 है तो वर्तमान चाल कितना है? 3 है। एक कैसा अनुपात है? तो यह अनुपात आपका चाल है। तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा? आपको पता है कि चाल और समय हमेशा क्या होते हैं? एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, उल्टा होते हैं। ठीक है। अब कराए कि कितना मिनट देरी से पहुंचती है? तो 15 मिनट देरी से पहुंचती है। अगर यहाँ पे समान चाल से चलती है तो 3 मिनट का टाइम लगता है, लेकिन वर्तमान में उसे 4 मिनट का टाइम लगता है। 1 मिनट देरी से पहुंचती है तो 1 की देरी मेरे अनुसार और क्वेश्चन के अनुसार 15 की देरी। तो क्या पूछा है कि समान समय में क्या पूछा है? घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में लगने वाला समान समय। समान समय कितना है? 3 है। तो 1 की वैल्यू 15, तो 3 की वैल्यू क्या होगा? 15 3 45। कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर ए पे है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिएगा, पास ही में पूछा है। कौन सा प्रश्न है? प्रश्न नंबर आपका 11 है। ठीक है, प्रश्न नंबर 11। और ध्यान दीजिएगा, जो प्रश्न नंबर 11 है थोड़ा सा उटपटांग सा प्रश्न पूछ लिया था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। आइए इसको सॉल्व करवाते हैं। थोड़ा सा ध्यान से आप इसको सॉल्व कीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है आपसे कि 11 सदस्यों वाली एक क्रिकेट टीम का जो कप्तान है 29 वर्ष का है। ठीक है, कप्तान कितने का है? यहाँ मैं लिख देता हूँ, कप्तान जो है वह कितने वर्ष का है? 29 वर्ष का है। फिर आगे बात क्या कर रहा है कि और विकेट कीपर कप्तान से 4 वर्ष बड़ा है। विकेट कीपर यानी कि जो कीपर है वह कप्तान से 4 वर्ष बड़ा है, यानी कि वह 33 वर्ष का है। दोनों मिलाकर कितने वर्ष का होंगे? तो 62 वर्ष के होंगे। ठीक है। आगे कराए कि यदि कप्तान और विकेट कीपर की आयु को छोड़ दिया जाए तो टीम के बाकी खिलाड़ियों की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 2 कम है, तो टीम की औसत आयु क्या है? ध्यान दीजिएगा, क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, उसमें से 2 कप्तान और विकेट कीपर निकल गए तो बचे कितने? 1 2 ऐसे करते करते कहाँ तक? 9 तक। लेकिन 9 तक गए हैं, 2 तो निकल गए, 9 बचे। अब इनका औसत 2 निकले हैं तो इनका औसत क्या हो गया? प्रत्येक का औसत 2 2 कम हो गया। लेकिन पहले का भी 2, दूसरे का भी 2, तीसरे का ऐसे करते करते 9 का भी 2, यानी कि 2 टोटल मिला के 9 दूना 18 औसत कम हो गया था। तो इसमें से आप क्या करेंगे? 18 कर देंगे माइनस, यानी कि 18 लेके चले गए हैं। अब इनके जाने की वजह से क्या हुआ है? औसत कम हुआ है। तो बचा कितना? इसको घटाएंगे, आप कितना बचेगा? 8 4 12, यहाँ पर कितना? 44। अब कर रहा है, क्या पूछा था? तो टीम की औसत आयु क्या है? तो 2 गए थे तो इसको 2 से भाग लगा देंगे। अब कितना हो जाएगा? 22। और 22 कहाँ पे है? 22 आपका ऑप्शन नंबर डी पे है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहाँ पे है आपका? 27। इसके पहले भी है, यहाँ कहीं प्रश्न आपका है, मैं एक बार देख लेता हूँ। हाँ, यहाँ प्रश्न आपका है, प्रश्न नंबर 38 से पुनः क्या होता है? शुरुआत होता है। प्रश्न नंबर 38 से थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर दूं। हाँ, आप देखिए, प्रश्न तो बेहद आसान है। कह रहा है कि पुस्तक के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद वह दुकानदार 21% लाभ अर्जित करता है। वह यह छूट नहीं देता तो वह कितना लाभ अर्जित करता? देखिए, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात यहां से पता चल जाएगा। क्या? क्रय मूल्य और क्या? अंकित मूल्य। देखिए, क्रय मूल्य का जो अनुपात होता है
वह क्या होता है 100 माइनस डी और अंकित का होता है 100 प्लस पी। यही बस थोड़ा सा बातें हैं, कुछ को ध्यान रखेंगे। तो 100 माइनस डी कितना का छूट है, डिस्काउंट कितने का 12%। तो 100 में से 12 जाएगा, आप कितना कहेंगे 88 कहेंगे। ठीक है, और कितना प्रतिशत का लाभ है तो आप कहेंगे 21% का लाभ है। तो 100 प्लस 21 कितना हो जाएगा 121, कटेगा कितना से 11 से, तो 11/88 और 11 से काटेंगे तो 11 कम 11। ठीक है, यानी कि क्रय मूल्य 8 रुपया है, अंकित मूल्य 11 रुपया है। यदि छूट नहीं देता तो कितना लाभ कमाता, छूट नहीं देता तो लाभ कमाता कितना 8 4 11, यानी कि 8 4 11, हाँ ठीक है, सॉरी 8 3 11 ना, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा साफ कर दूं। ठीक है, 8 3 11, ठीक है, 3 रुपये का लाभ कमाता कितना, क्रय मूल्य 8 है, प्रतिशत के लिए 100 कर देते, या आप डायरेक्ट, आपको पता है कि 3/8 की वैल्यू कितना होता है 37 सही 1/2%, तो डायरेक्ट मार्क किया जाते। लेकिन हल भी करेंगे तो 4 से कटेगा 4 दूना 8 और 4 से कटेगा कितना 25 चौको 100, क्या मिलेगा 25 3 75, 75/2 और 75/2 यानी कि कितना 2 3 6 और 7 दूना 14, 5 दूना 10, 37.5% कहाँ पे लिखा है, ऑप्शन नंबर सी पे लिखा है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, सेम प्रश्न है, बस थोड़ा सा अंतर है। वो अंतर क्या है देख लीजिएगा। कह रहा है कि एक दुकानदार एक कैमरे के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। यदि कैमरे का क्रय मूल्य 3600 है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए ताकि दुकानदार 10% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाए। इसी फार्मूले से ये भी हो सकता है क्या, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का आप क्या निकाल देंगे, अनुपात निकाल देंगे। क्रय मूल्य क्या होता है 100 प्लस डी, डायरेक्ट कीजिए, सॉरी 100 माइनस डी, डायरेक्ट 100 माइनस डी कितना 90, और अंकित मूल्य 100 प्लस पी कितना लाभ 20 का लाभ, तो 120। 0 से 0, 3 से काटेंगे 3 3 9, 3 से काटेंगे कितना 4। करेक्ट, क्रय मूल्य कितना है 3600 है, तो क्रय मूल्य 3 होके कितना है 3600 है, कितना है 3600 है। कितना से मल्टीप्लाई हुआ होगा तो 1200 से मल्टीप्लाई हुआ होगा। अंकित मूल्य पूछ रहा है तो इसमें भी आप 1200 से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो 12 चौको कितना 4800, कहाँ पे लिखा है 4800, तो ऑप्शन नंबर डी पे लिखा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बोलिए बात क्लियर है, यहां तक की बात क्लियर है। तो आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है। कह कि ए बी और सी एक साझेदारी में प्रवेश किया और उनका निवेश अनुपात 5:4:3 था। क्या है कि ए है, फिर कौन है, बी है, फिर सी है। इनका निवेश अनुपात कितना है तो 5, 4 और 3 के अनुपात में है। ठीक है, ये अनुपात है तो हम क्या कर सकते हैं, यक्स लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये सभी क्या करते हैं कि 12 महीने के लिए अपना क्या करते हैं, निवेश करते हैं। ठीक है, सब में 12 से मल्टीप्लाई हो गया। फिर क्या कह रहा है कि फिर आगे कराए कि 4 महीने बाद बी ने 1000 रुपये अतिरिक्त लगा दिया। बी ने क्या किया है 1000 रुपये 4 महीने बाद यानी कि 8 महीने के लिए लगा दिया है। फिर क्या प्रश्न में कह रहा है कि कहाँ चले गए, सी 2000 रुपये, नहीं कि सी से कोई मतलब नहीं, सी आप नहीं लिखेंगे ना तभी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2 ही से हमको मिल जाएगा। तो इनका लाभ का अनुपात कितना है तो ए का 15 है तो बी का क्या है 14 है, यहीं से आपका निकल जाएगा, सी से कोई मतलब नहीं है। तो ए और बी का लाभ का अनुपात कितना है, एक तो आपका है 5x × 12 और बटा में कितना है बी का, तो देखिए इसको लिख लेते हैं पूरा कि 4x × 12 प्लस का कितना 1000 × 8 अर्थात कितना 8000।
ठीक है, ये भी लाभ का अनुपात है और लाभ का अनुपात भी दिया है कितना, 15/14। इसको हल भी कर सकते हैं। ठीक है, हल कीजिए, देखिए कितना से कटेगा। तो आप कैसे काट सकते हैं, देखिए 5 × 5 और 5 × 3 = 15 और 3 × 4 = 12। ठीक है, 4 से काटेंगे, 4 × 1 = 4 और 4 × 2 = 8, 2000। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 14 का मल्टीप्लाई यहाँ कुछ नहीं बचा है तो x बचा है, तो 14x बराबर 12x और प्लस 2000 का मल्टीप्लाई इधर एक में होगा तो क्या हो जाएगा आपका 12x और प्लस का कितना 2000। ठीक, ये 12x इधर जाएगा तो घट जाएगा तो क्या मिलेगा आपका 2x बराबर कितना 2000। 2 से 2 कट जाएगा तो x बराबर क्या मिल जाएगा 1000। क्या पूछा था हमसे, पूछा था कि c का निवेश क्या है, c कितना निवेश किया है तो 3x निवेश किया है c, तो x की वैल्यू कितना 1000, तो मान रखिएगा आपको मिल जाएगा कितना 3000। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, थोड़ा सा मैं इसको मैनेज कर दूं, 1 मिनट, चलिए अब दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, कह रहा है कि एक साझेदारी में यक्स पूंजी का 1/6 हिस्सा 1/6 समय के लिए, देखिए x है वो क्या किया है कि 1/6 पूंजी 1/6 समय के लिए लगाया है। फिर y है वह क्या किया है कि 1/3 पूंजी 1/3 समय के लिए लगाया है। फिर क्या कह रहा है कि जेड पूरे समय के लिए शेष पूंजी, तो मान लीजिए पूरा पूंजी यदि क्या है 1 है तो उसमें से 1/6 लागू हो गया, फिर यहाँ पे 1/3 बचा कितना तो 1/2 और कितना समय के लिए पूरे समय के लिए अर्थात 1 वर्ष के लिए है। तो यहाँ देखिए x का कितना हो जाएगा 1/6, ये सब लाभ का अनुपात निकल के आएगा, ध्यान दीजिएगा। y का 1/9 और z का कितना है तो 1/2 निकल के आएगा। अब अनुपात कभी बटा में नहीं हो सकता है तो इसको क्या कीजिए आप एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 36 9 और 2 का एलसीएम कितना होगा 36, तो 36 से क्या कर दीजिए सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ क्या होगा देखिए, यहाँ क्या होगा 1, यहाँ कितना होगा 9 × 4 = 36, यहाँ कितना होगा 18 दूना 36। तो एक क्या है लाभ का अनुपात है, तो लाभ कितना दिया है 23000 का, इसको जोड़िएगा तो 18 × 4 = 22 23, यानी कि मेरे अनुसार जो लाभ है 23 है, लेकिन क्वेश्चंस के अनुसार कितना है तो 23000 है। तो फिर एक की वैल्यू कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या पूछा है कि y का हिस्सा क्या है, y का हिस्सा 4 है, तो फिर 4 की वैल्यू क्या हो जाएगा 4000 हो जाएगा। कहाँ पे लिखा है 4000 तो ऑप्शन नंबर ए पर लिखा है, तो यही ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि ए बी सी डी और ई 5 क्रमागत विषम संख्याएं तो उनका औसत क्या होगा। देखिए विषम संख्या में सब विषम संख्या में 2-2 का अंतर होता है। जैसे मैं बात करूं कि विषम संख्या 3 5 7 9 11 13, ध्यान से देखिएगा सब में क्या होगा 2-2 का अंतर होगा, इसलिए जो भी संख्याएं होंगी विषम उसमें 2-2 का अंतर होगा। यदि पहली संख्या 5 विषम संख्या है, यदि पहली संख्या a है तो दूसरी संख्या a+2, तीसरी संख्या a+4, तीसरी संख्या a+ कितना 6 और अगली संख्या a+8 हो जाएगा। यानी कि 1 2 3 4 5 हो गया और औसत हमेशा क्या होता है बीच वाला a+4, तो a+4 आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कर आपसे कि तीन संख्याओं में दूसरी पहली के 2 गुनी और तीसरी की 3 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत कितना है 44 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। देखिए तीन संख्याओं का जो औसत है वो कितना है 44 है, तो फिर इनका सम क्या हो जाएगा यानी कि दोनों का मल्टीप्लाई, तो 4 3 12 के 2 करीब 4 3 12 13 कितना हो जाएगा 132। तीन संख्याएं हैं, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। बातें क्या हो रही है कि दूसरी संख्या पहली संख्या के 2 गुनी।
अगर इसको हम और क्या कराता कि तीसरी संख्या की 3 गुनी, यदि तीसरी संख्या की 3 गुनी, डायरेक्ट इसको हम 6 क्यों न मान लें, 6, यदि दूसरी संख्या 6 मान लेते हैं तो दूसरी संख्या पहली की 2 गुनी, तो पहला क्या होगा 3 होगा, 2 गुना होगा, और तीसरी की 3 गुनी, तीसरा क्या होगा 2 होगा, 3 गुना हो गया। ठीक है, क्या पूछा था, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, यहाँ कितना है, तो पहली संख्या 3, दूसरी 6 और तीसरी 3, कितना हो गया 6 और 3 और 6 9 और 9 2 11। ठीक है, और 11 की वैल्यू कितना दिया है, यहाँ योगफल 11 और यहाँ योगफल दिया है कितने का 132 का, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, एक की वैल्यू 12। पूछा क्या है, तो पूछा कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें से कौन है 6 है, तो 12 6 कितना होता है 72, 12 6 72, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या है सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कह रहा है आपसे, प्रश्न को थोड़ा सा मैं ऊपर लगा लूं यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब प्रश्न कह रहा है आपसे कि दूध और पानी के कितना 2025 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है 12:13 है। देखिए दूध है आपका मिल्क है और आपका क्या है वाटर है, इसमें कितने का अनुपात है 12:13 का है, यानी कि यदि 12 लीटर दूध है तो 13 लीटर क्या है पानी है। फिर कह रहा है कि 12:15 के अनुपात में दूध और पानी युक्त एक नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए कितनी मात्रा में पानी मिलाने की आवश्यकता होगी। नया मिश्रण क्या इसको चाहिए कि 12:13 चाहिए, सॉरी 15 चाहिए, 15। अब ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 2050 लीटर मिश्रण है, मेरे अनुसार मिश्रण कितना है, दूध आपका 12 लीटर और पानी आपका 13 लीटर, दोनों मिला के कितना हो रहा है, तो दोनों मिला के आपका होगा कितना 25 लीटर। ठीक है, तो दोनों मिला के 25 लीटर का मिश्रण है, मेरे अनुसार 25 लीटर का मिश्रण है, पर क्वेश्चन के अनुसार कितना है 2025 का मिश्रण है। 25 से काट देंगे कितने कट जाएगा, तो एक की वैल्यू आ जाएगा कितना 81 बार में कट जाएगा 81 हो जाएगा। तो कह रहा है कि कितना लीटर पानी मिलाया गया है। देखिए पहले जो वाटर था वो था 13 लीटर, अब कितना मिलाए हैं कि 15 लीटर हो गया है, 2 मिलाए हैं, तो एक की वैल्यू 81, तो फिर 2 की वैल्यू कितना 81 गुणे 2 अर्थात कितना 2 8 दूना 16 162। कहाँ पे लिखा है 162, ऑप्शन नंबर बी पर लिखा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 46 कह रहा नहीं, प्रश्न नंबर 45 कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3000 की राशि 2 वर्षों में 6000 हो जाती है। देखिए 3000 की राशि है, दर तो बराबर है, 3000 की राशि है, 2 वर्षों में क्या हो जाती है 6000 हो जाती है, और आगे करा कि 4 वर्षों में 4 वर्षों के लिए ब्याज क्या होगा। देखिए जब 2 वर्षों में 6000 हो जाती है, अब 2 साल बाद उसका मूलधन कितना हो गया 6000, तो फिर 2 साल बाद कितना हो जाएगा, जब यहां 2 गुना हुआ है तो यहां भी 2 गुना हुआ। क्यों 2 गुना हुआ, क्योंकि प्रत्येक साल चक्रवृद्धि ब्याज में प्रत्येक साल मूलधन क्या होता है बदलते रहता है। साल के अंत में जो पैसा आपका जो अमाउंट हुआ, जो आपका मिश्रण होता है, वही आपका अगले साल का क्या हो जाता है मूलधन हो जाता है। तो 2 साल बाद जो हमारा वो मिला क्या कहते हैं उसको अमाउंट, जो अमाउंट मिला 6000 हुआ, तो अगले साल के लिए 6000 क्या हो गया मेरा मूलधन हो गया। अब देखिए यहाँ कितने का ब्याज मिला है, तो 3 3 6, आप कहेंगे 3000 का। ठीक है, और यहाँ कितने का ब्याज मिला, तो आप कहेंगे 6000 का। टोटल ब्याज कितने का मिला 6 3 9000 का, यही आपका कहाँ है ब्याज है, कहाँ पे लिखा है 9000, ऑप्शन नंबर डी पे, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं, यानी कि यदि कारखाने में 100 लोग हैं तो उसमें से 60% श्रमिक हैं, 60% क्या है श्रमिक है, यानी कि 60 लोग श्रमिक हैं, और अभी 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं। तो जो इस 60 हैं वो क्या हैं 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं, और कहा कि इनमें से 75% पुरुष हैं। अब इस 60 में से क्या है 75% पुरुष हैं, तो 60 का आप निकाल लीजिएगा 75%, कितना हो जाएगा 25 × 75, 25 × 100 और 15 × 45 45। अब इसमें से क्या है
45 को आपके क्या हैं, पुरुष हैं। 45 पुरुष हैं और शेष महिला हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। आगे कह रहा है कि यदि 30 वर्ष से अधिक आयु के 135 पुरुष हैं। देखिए ये 45 कैसे पुरुष हैं, तो जो एक क्या था, ये 60 कैसे थे, 30 वर्ष से अधिक आयु के। तो 30 वर्ष से अधिक आयु के जो व्यक्ति हैं उसमें से 45 पुरुष हैं, लेकिन क्वेश्चंस में कह रहा है कितने पुरुष हैं, 135 पुरुष हैं। 35 करना, 135 पुरुष हैं, ठीक है। तो फिर ए की वैल्यू निकालिए, 45 की वैल्यू 135, तो एक की वैल्यू कितना हो जाएगा, 3। करते हैं बात, ठीक है। एक की वैल्यू 3। पूछा क्या हमसे कि कारखाने में कुल श्रमिक की संख्या कितनी है, तो एक की वैल्यू 3 और हमने कुल 100 माना था, हमने कुल क्या माना था, 100 माना था। तो फिर 100 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 300। यही आपका उत्तर है। कहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, कह रहा है कि एक सेव की कीमत 47 ना, एक सेव की कीमत 20% की कमी करने पर एक व्यक्ति को 54 रुपये में 10 सेव अधिक खरीदने में सक्षम बनाती है, तो सेव की प्रति दर्जन घटी हुई मूल्य क्या है। घटी हुई मूल्य इनकी वर्तमान पूछ रहा है। तो हमने क्या बताया था कि 1 केजी का या फिर एक सेव का आप प्रतिशत निकाल लीजिएगा। तो 54 रुपये में 10 सेव मिलते हैं, तो एक सेव का मूल्य आ गया। अब इसका प्रतिशत निकाल लीजिएगा। 20% का मतलब होता है 20 25 100, यानी कि 1/5, 1/5, ठीक है। इसको हल कीजिएगा, ये 2 से कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो एक कट जाएगा 27 बार में, 2 से काटेंगे कट जाएगा 5 बार में। क्या मिलेगा आपको यहाँ से, 27/25, 27/25, यानी कि एक सेव का दाम कितना होगा। तो आप कहेंगे यहाँ से जब भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा आपके यहाँ से, 25 से कम 25, 25 से कम 25, क्या बचा आपका 2, तो 0 हो जाएगा, भाग नहीं जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा आपका 2 बचा, ठीक है, दशमलव लगा, यानी कि 1.08 हो रहा है, ठीक है, 1.08 हो रहा है। अब ध्यान दीजिएगा क्या करते हैं यहाँ से। अब जब एक सेव का मूल्य हमको मिल गया, जब एक सेव का मूल्य मिल गया है, तो अब हमसे पूछा क्या है, तो हमसे पूछा है एक दर्जन ना, प्रश्न कहाँ चला गया, एक दर्जन, हाँ, एक दर्जन घटी हुई कीमत क्या है। तो सेव की प्रति दर्जन, अच्छा प्रति दर्जन, ठीक है। तो एक सेव का घटा हुआ मूल्य कितना है, 1.08, एक सेव का घटा हुआ मूल्य। तो एक दर्जन में 12 सेव होते हैं, तो 12 सेव का घटा हुआ मूल्य कितना हो जाएगा, इसको क्या कर लीजिए आप, मल्टीप्लाई कीजिए। तो क्या होगा, 12/8 आपका 96 और फिर 12 एकम 12, 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। 12 रुपये 96 पैसे कहाँ पे लिखा है, ऑप्शन नंबर बी पे लिखा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 48, थोड़ा सा ऊपर कर दिया जाए ताकि आपको दिखे। चलिए मैं ऊपर कर देता हूँ, चलिए लीजिए इतना ऊपर कर दिए। अब देखिए कह रहा है कि एक गिलास में दूध और पानी को 3:5 के अनुपात में मिलाया जाता है और दूसरे गिलास में इन्हें 6:1 के अनुपात में मिलाया जाता है। दोनों गिलासों की सामग्री में एक साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण में दूध और पानी 1:1 के अनुपात में हो जाए। देखिए एलिगेशन लगाइएगा, काफी आसान प्रश्न बनेगा। देखिए एक गिलास में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 3:5 है। यहाँ देखिए क्वेश्चन में 3:5 है, यानी कि टोटल 8, अगर 3 लीटर दूध है तो 5 लीटर पानी है, अर्थात टोटल 8 लीटर का मिश्रण है और 8 लीटर के मिश्रण में क्या है, 3 लीटर दूध है। अब दूध और पानी किसी से भी निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी। फिर यहाँ देखिएगा 6 एक साथ 7 लीटर का मिश्रण है, इसमें से दूध कितना है, तो 6 लीटर का है। फिर यहाँ ओवरऑल अनुपात क्या है, 1:1, यानी कि 1 और 1 2 लीटर का क्या है, मिश्रण है, तो 1 लीटर दूध है। अब देखिए 8, यहाँ 8, 7 और 2 का आप निकाल लीजिएगा एलसीएम, कितना होगा, 56 होगा। 56 से सब में कर दीजिएगा मल्टीप्लाई, सबसे आसान बनेगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। यहाँ कहेंगे 7/56, 8 7 56 या 7/56, यानी कि 7 तिरिके कितना, 21। यहाँ से काटेंगे तो 7/56 और 8 छके कितना होता है, 48।
इसको काटेंगे तो एक कट जाएगा कितने बार में आपका 28 बार में, 28 गुना 56 और लगा दीजिए क्या एलिगेशन। तो 28 में से 48 या 48 में से 28 जाएगा क्या मिलेगा आपको 20 और 21 में से 28 जाए या 28 में से 21 जाए क्या मिलेगा आपको 7, यानी कि 20:7 आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। कहाँ पे ऑप्शन नंबर डी पे, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है देखिएगा, प्रश्न को थोड़ा सा हम साइड में करें, चलिए हम साइड में करते हैं प्रश्न को, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, कह रहा है कि 12, 18 और 9 सॉरी 12, 18, 20, 25 12, 18, 20, 25 का एलसीएम क्या होगा, कितना है 12, 18, 20 और 25, इसका एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम क्या करता है कि एलसीएम जो संख्याएं होती हैं उनको क्या करता है डिवाइड करता है। तो अब देख लीजिएगा दी हुई संख्या में कौन संख्या है 920, 880, 900 और 860। अगर दी गई संख्याएं जो 18, 12, 20, 25 जिस संख्या को ये पूरी विभाजित कर देगा वही क्या होगा इसका एलसीएम होगा। तो देखिए आप 4 3 12 3 से चेक कीजिए, क्योंकि 12 किससे बना होगा 3 गुने 4 से। अब देखिए 12 से कौन सी संख्या विभाज्य है, 12 से विभाज्य होने के लिए 3 और 4 दोनों से विभाज्य होना चाहिए। तो 9 2 11 ऑप्शन नंबर ए तो है ही नहीं, 8 8 16 3 से है नहीं, बात खत्म। ए तो हो सकता है लेकिन 814 है ही नहीं, बचा कौन सी, तो यही सी नंबर आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। बातें क्लियर। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है आपसे, प्रश्न नंबर 50 कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 6, 8, 10 और 12, ठीक है। इसको क्या कर दे विभाजित किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचे। अब देखिए ये भी बहुत आसान सा प्रश्न है, ऑप्शन से भी यदि आप चाहें तो आसानी से कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, तो जो शेषफल 3 है उसको आप घटा दीजिए पहले और देख लीजिए कि 3 घटाने के बाद कौन सी संख्या 4, 6, 8, 10, 12 तीनों से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो आप अगर आप करना भी चाहते हैं तो कर भी सकते हैं। कैसे, 4 को लिख सकते हैं 2 का वर्ग और 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3, 8 को लिख सकते हैं 2 का क्या 3 घात और 10 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5, 12 को लिख सकते हैं 3 गुणे 2 का वर्ग, ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम क्या होगा, जो भी आभाज्य संख्या आपको दिख रहा है उसको नोट कीजिए, हमने नोट कर लिया। 2 का सबसे अधिक घात 3 दिख रहा है और 3 का घात केवल 1 ही दिख रहा है और 5 का घात 1 ही दिख रहा है। इसका मतलब होता है 8 × 3 × 5, तो 8 25 40 और 4 3 12 120 और क्या शेषफल चाहिए 120, शेषफल 3 चाहिए तो इसमें 3 ऐड कर दीजिए, 120 में 3 ऐड कीजिए, क्या मिलेगा 123। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न करा कि 72 पुस्तकों का क्रय मूल्य 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्रश्न तो बहुत रिपीट हो रहे हैं। करा है कि 72 पुस्तकों का जो क्रय मूल्य है यानी कि सीपी है वह क्या है 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, एसपी के बराबर है। तो इसको पहले हल कर लेते हैं, इसको संक्षिप्त कर लेते हैं। 12 से कटेगा 12 × 6 = 72 और 12 × 5 = 60, ठीक है। यानी कि सीपी की वैल्यू कितना है 5, सीपी की वैल्यू 5 और एसपी की वैल्यू कितना है 6 है, ठीक है 6 है। तो 5 की वस्तु हम 6 रुपये में बेचे हैं, 1 रुपये का लाभ हुआ है, बटा में क्रय मूल्य प्रतिशत के लिए 100, तो 20 2500 आपका कितने का लाभ हो गया, तो 20% का क्या हो गया है लाभ हो गया है। कहाँ पे है, कहाँ पे 20%, हाँ ऑप्शन नंबर डी पे, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। अगला प्रश्न कर रहा है प्रश्न नंबर 52, यदि केले को 50 रुपये में 60 की दर से खरीदा जाता है, यानी कि 50 रुपये में 60 की दर से केला खरीदा गया, फिर कराए कि 60 रुपये में 50 की दर से
फिर से कराए कि 60 रुपये में 50 की दर से बेच दिया गया। दोनों तरीका जो कल बताए थे वो भी आपका हो सकता है, और आज जब केवल 2 ही है तो इसके लिए एक और आसान तरीका हो सकता है। देखिए आप अनुपात है ना, तो आप सभी 0 से 0 और 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ लगाइए गोला, और 5 पचे 25, क्या कहेंगे 5 पचे 25 और 6 छक्के 36, ठीक है। यानी कि 25 रुपये की वस्तु है और हम 36 रुपये में बेचती हैं। कितने का लाभ हुआ है? तो 11 रुपये का लाभ हुआ है। किसके ऊपर? क्रय मूल्य 25 के ऊपर प्रतिशत के लिए 100, 25 चौको 100, 11 चौको 44, 44% आपका लाभ हो जाएगा। कहाँ पे लिखा है? ऑप्शन नंबर सी पे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर कौन सा? 53 करना कि एक निश्चित कार्य को 120 दिन में समाप्त करना है और बी ए से 60% अधिक कार्यकुशल है। देखिए एक ए है और एक बी है। कह रहा है कि जो बी ए से 60% अधिक कार्यकुशल है। 60% का मतलब क्या होता है? 0 यानी कि 3/5। यानी कि यदि एक का, यानी कि कोई भी, अभी आगे समझेंगे, चाहे समझाई देते हैं। देखिए बी ए से 60% अधिक कार्यकुशल है। कौन? बी जो ए से है 60% अधिक कार्यकुशल है। यदि ए 5 कार्यकुशल है तो बी 8, इससे 3 अधिक कार्यकुशल है। एक कैसा अनुपात है? कार्यकुशल की बात हो रही है तो एफिशिएंसी यानी कि क्षमता का अनुपात है। क्षमता और समय हमेशा एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो समय क्या हो जाएगा? 8:5 हो जाएगा। ठीक है। अब क्या आगे कह रहा है कि ए को निश्चित कार्य करने में 120 दिन लगते हैं। ए को कितना दिन लगा? मेरे अनुसार लगा है कितना दिन? तो आप कहेंगे 8 दिन, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 120 दिन। कितना गुना हुआ होगा? बस अगर इतना जान गए तो काम खत्म। तो आप कहेंगे 15/120, 15 गुना। तो यहाँ भी आप क्या कीजिए? 15 से मल्टीप्लाई कीजिए। 15 पचे 75। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न, और अगले प्रश्न के लिए हम क्या करते हैं? थोड़ा सा क्वेश्चन को ऊपर कर देते हैं ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या कर रहा है प्रश्न। कह रहा है कि एक व्यक्ति 600 किलोमीटर की दूरी ट्रक द्वारा 80 किमी प्रति घंटे की चाल से और 800 किमी हवाई जहाज द्वारा 400 किमी प्रति घंटे की चाल से और 100 किलोमीटर मोटरसाइकिल द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो पूरी दूरी के लिए औसत चाल क्या? देखिए चाल बराबर क्या होता है आपको पता है? चाल बराबर, तो आपको पता होगा कि दूरी बटा समय होता है। लेकिन समय कहीं दिया है? नहीं दिया है, तो हम समय निकाल लेते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे? तो 600 किलोमीटर की दूरी, यहाँ देखिए, चलिए यहाँ देख लीजिए, 600 किलोमीटर की दूरी कितना के चाल से चला है? तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चला है। तो इसको काटेंगे तो कितना? 0 से 0 कितना हो जाएगा? 7.5, यानी कि 7.5 घंटा। ठीक है। फिर कह रहा है कि 800 किलोमीटर की दूरी 400 किमी प्रति घंटा में, तो ये तो ऑलरेडी क्या मिलेगा? 2 0 से 2 0, 2 0 से 4 2 घंटा मिलेगा, 2 घंटा। फिर यहाँ देखिए 100 किलोमीटर की दूरी 50 किमी प्रति घंटे की चाल से, तो 50 × 100, फिर से 2 घंटा मिला। और दूरी कितना मिला? तो 600 और 400 कितना? नहीं 800 ना, 800, 600, 800, 800, 1400 और एक 1500। दूरी कितना मिला टोटल आपका? 1500। और समय कितना मिला? तो 7.5, यानी कि 7 2 9 9 2 11, यानी कि 11.5। ठीक है। दशमलव जब यहाँ से हटाएंगे तो ऊपर क्या होगा? 10 हो जाएगा। ठीक है। 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, और 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 3 15। ऊपर क्या हो जाएगा? 15 दूना 30, यानी कि 3000, और नीचे क्या है? 23। आप चाहें तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं और चाहें तो आप डायरेक्ट आंसर भी दे सकते हैं। कैसे? कि हर में यहाँ देखिए क्या है? 23 है। हर में क्या है? 23 है। अगर आप ऑप्शन की ओर नजर डालें तो सभी ऑप्शन में जो आपका ऑप्शन नंबर बी है उसी के हर में क्या है? 23 है। तो आप ऑप्शन नंबर बी मार के आ जाइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है
कि एक महिला 25,220 रुपये उधार लेती है और वह 1, 2 और 3 वर्ष बाद, ठीक है, यानी कि 3 वर्ष बाद समान किस्तों में पैसा वापस कर लेती है। पिछले पेपर में भी किस्त से प्रश्न आए थे, फिर भी आ गया, समाप्त वापस कर देती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% है तो प्रत्येक किस्त का मूल्य क्या होगा। देखिए किस्त वाले प्रश्न हैं, बहुत आसान से प्रश्न है, लेकिन ध्यान दीजिएगा दर कितना दिया है, तो दर दिया है 5%। 5% की वैल्यू कितना होता है, तो 1/20। 20 रुपया मूलधन है तो किस्त कितने का होगा, 21 का। फिर कितने का, 20 का वर्ग कितना, 400, 20 का वर्ग 400, फिर 21 का वर्ग कितना, 441। अब 20 का क्यूब कितना, 8000, और 21 का क्यूब कितना, 9261। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये तो आपका किस्त है, ये आपका किस्त है। अब चाहें तो किस्तों को आप बराबर करके भी कर सकते हैं, आप चाहें तो किस्तों को बराबर करके भी कर सकते हैं। तो लेकिन किस्तों को जो बराबर करके करेंगे ना, तो थोड़ा सा प्रश्न बड़ा हो जाएगा। अब देखिए क्या क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ सब अनुपात है। अब 441 का इसमें गुणा, 21 का इसमें गुणा, फिर जोड़ेंगे, फिर यहाँ पे जो आएगा आपका मूलधन आएगा। डायरेक्ट करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट देख लीजिएगा कि 9261 का ऑप्शन में मल्टीप्लाई कौन दिया है, तो आप एक ही ऑप्शन देख पा रहे हैं ए। यदि फिर भी आपको करना है तो कर लीजिएगा। देखिए 441 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 तो वैसे मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, यहाँ पे 2, 4 दूना 8, 4 दूना 8। जब यहाँ से आप 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 चौक को कितना होता है, 8400। जब यहाँ आप कितना से, ठीक है, तो 8000 आपका ये है। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, देखिए तो आपका मिलेगा 000। चलिए 8000 हम यहाँ लिख देते हैं ताकि आपको जोड़ने में कोई समस्या न हो, यही 8000 है, अलग से नहीं है। तो यहाँ आपका 0, यहाँ 2 2 तो 2, यहाँ कितना होगा, तो आपका 8 4 12, 12 के 2 कैरी 1, 8 3 के 24, 24 से कितना 25, और यहाँ किस्त कितने का है, 9261 का, यानी कि मूलधन कितना है, तो 25,220, और यहाँ मूलधन भी कितना है, 25,220। 25,220 कितना से मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी आप क्या कर दीजिए, 1 से मल्टीप्लाई, 92,261 रुपया क्या हो जाएगा, किस्त हो जाएगा। कहाँ पे लिखा है, ऑप्शन नंबर ए पे। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि ए किसी कार्य को पूरा करने में बी की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। देखिए एक ए है और एक बी है, एक ए और एक बी, ध्यान से देखिएगा, एक ए एक बी। कह रहा है कि ए किसी कार्य को पूरा करने में बी की तुलना में 50% अधिक लेता है। 50% के मतलब होता है 1/2। अधिक कौन लेता है, तो ए किसी कार्य को करने में बी की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। कौन, ए। यदि बी लेता है 2 दिन का समय या 2 घंटे का समय, तो ए लेता है 1 दिन ज़्यादा अर्थात 3 दिन का समय। ठीक है, एक ऐसा अनुपात है कि आपका समय का अनुपात है। तो समय और क्षमता हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। ये बात आपको पता है, ये बात आपको क्या है, पता है। ठीक है, अब देखिए, तो ए 1 दिन में 2 काम करेगा, बी 1 दिन में 3 काम करेगा, दोनों मिलकर 1 दिन में 5 काम करेंगे। तो 27 दिन में कितने काम करेंगे, 1 दिन में 5 काम करेंगे तो 27 दिन में कितने काम करेंगे, तो 7 5 35 के 5 करी 3 5 10 10 और 3 13, 135 काम करेंगे। कितना काम करेंगे, 135 काम करेंगे, यानी कि टोटल काम कितना है, 135 है। तो क्या करा है कि बी अकेले इस काम को करने में कितना समय लेगा। देखिए टोटल काम तो कितना हो गया, 135, और बी 1 दिन में कितना काम करेगा, तो बी की क्षमता कितना है, 3, तो यहाँ पे 3, और 3 से डिवाइड कीजिएगा कितना होगा, तो आप कहेंगे 3 चौको 12 और 3 पचे 15, 45। कहाँ पे लिखा है, ऑप्शन नंबर ए पर। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, यहीं तक प्रश्न आपका पूछा था, इतना ही प्रश्न पूछा था आपका मैथ से। अब तो मुझे उम्मीद है कि सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी यदि कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट
कीजिएगा। अगर मुझसे भी अगर कोई मिस्टेक हो गया होगा तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, हम अपनी गलती को सुधारने का प्रयास करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले शिफ्ट में। अब